हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड एंड आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने सीटीईटी की पेपर 1 के लिए ईवीएस की एक सीरीज़ चलाई हुई है, जिसका फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारी क्लास 5 की ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 1 था और आज मैं आपको लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3 कराऊँगी। लगभग जो आपका पेडागोजी वाला पोर्शन छोड़ दिया जाए तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में वो क्लास 3rd 4th एंड 5th की ईवीएस बुक से ही आते हैं। तो अभी मैंने शुरुआत क्वेश्चन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 5 से किया है, उसके बाद 4 एंड 3 की सीरीज़ भी आगे लाऊंगी। तो चैप्टर 1 आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सीटेट में ये नहीं होता है कि हर सब्जेक्ट हर पोर्शन में एक पासिंग मार्क्स लाने हैं। हाँ, पासिंग मार्क्स इज़ मस्ट इन ईच एंड एवरी पोर्शन, बट अगर आपको अच्छी परसेंटेज अपनी बनानी है, अच्छे मार्क्स बनाने हैं, तो आपका जो एरिया स्ट्रॉन्ग हो सकता है या आपका जो एरिया स्ट्रॉन्ग है आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये वीडियोस आपके लिए ईवीएस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, जो है अ स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि एक सपेरे की कहानी। दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ स्नेक चार्मर नेम्ड आर्यनाथ। ये जो स्टोरी है ये एक स्नेक चार्मर यानी कि एक सपेरे के लाइफ पर आधारित है, जिसका नाम है आर्यनाथ। दे आर नोन एज कालवेलियाज। जो सपेरा समुदाय है या जो ये आर्यनाथ हैं वो कालवेलिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं। और कालवेलिया समुदाय मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। नांगुमफान ये क्या है? नांगुमफान क्या है? डिज़ाइंस ऑफ दिस काइंड्स आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ये जो नांगुमफान नाम का जो है ये एक तरह की डिज़ाइन होती है जो कि रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में और घर के डेकोरेशन में, वॉल डेकोरेशन में यूज़ की जाती है। और ये बेसिकली सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। सौराष्ट्र जो एरिया माना जाता है वो आपका गुजरात का ही एरिया माना जाता है, बट ये कुछ लगा हुआ महाराष्ट्रियन एरिया होता है। बीन, तुम्बा, खांजरी एंड ढोल आर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड इन बीन पार्टी। जब ये कालवेलिया समुदाय की बीन पार्टी होती है तो इसमें बीन, तुम्बा, खांजरी और ढोल का यूज़ किया जाता है एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड, इट मीन्स लौकी। जो सिर्फ ढोल को अगर छोड़ दिया जाए तो बीन, तुम्बा एंड खांजरी ये तीनों ही लौकी को सुखाकर बनाए गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग, सुन के भी थोड़ा अलग लगता है कि लौकी को सुखाकर भी ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बट इट्स ट्रू कि ये तीनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लौकी को सुखाकर बनाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं, बट हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन से हैं, तो इसीलिए हम सभी सांपों से डरते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रैट, रसेल्स वाइपर जिसे हम दुबोइया भी कहते हैं, एंड सो स्केल्ड वाइपर अफाई। जो 4 तरीके के जो सांप सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं या कह सकते हैं जहरीले हैं वो हैं कोबरा, कॉमन करात यानी कि सामान्य क्रैट, रसेल्स वाइपर जिसे हम दुबोइया कहते हैं, और सो स्केल्ड वाइपर जिसे अफाई कहा जाता है। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ जिन्हें हम फन कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फन्स। जो सांप होते हैं उनके 2 होलो टीथ होते हैं, मतलब उनके 2 खोखले से दांत होते हैं जो जिन्हें हम फन कहते हैं, और जब वो काटते हैं तो उन्हीं फन से जो पॉइजन यानी कि जहर होता है वो इंसान की बॉडी में जाता है। देयर स्नेक बाइट, जो सांप काट लेता है उसकी दवाई है, पहले दवाई नहीं थी बट अब दवाई अवेलेबल है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, और जो दवाई है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, इसलिए आपने शायद कहावत भी सुनी होगी, जहर से जहर को ही काटा जाता है। तो उसी तरीके से जो सांप के काटने की दवाई है वो भी सांप के जहर से बनी है। एंड इट इज़
अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें मिलती है। तो आपको समझ आए कि जो स्नेक्स हैं वो सभी सांप जहरीले नहीं हैं, सिर्फ 4 तरीके के सांप जहरीले हैं। जो सांप यानी सपेरा समुदाय, उसे हम कालबेलिया कहते हैं, और आप लोगों ने शायद कालबेलिया डांस भी देखा होगा, जो कि उन्हीं मूवमेंट्स को शो करते हैं जैसा कि सांप या जो नागिन होती है वो करती है। एंड अब हम करेंगे लेसन नंबर 3, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि खाने से पचाने तक। इसमें हमें बेसिकली जो फूड डाइजेशन है और फूड ईटिंग है उसके बारे में बताया गया है। दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट टेस्ट एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये खाने के बारे में, टेस्ट, स्वाद और खाने को पचाने के बारे में है। वी हैव टू च्यू फूड 30 to 32 टाइम्स। हमें अपना खाना, या हम जो 1 बाइट लेते हैं, 1 बाइट भी हमें 30 या 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसे हम याद रख सकते हैं कि हमारे कॉमनली दांत कितने होते हैं, कॉमनली नहीं, इज़ लाइक हम दांतों का पेयर कितना बनाते हैं, हम 32 बनाते हैं। तो हमें खाने को कितने बार च्यू करना चाहिए? 32 बार या 30 बार। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग फील डिफरेंट टेस्ट। जो हमारी टंग है, हमारी जीभ है, ये तो सभी को पता है कि स्वाद इसी से मिलता है, और ये स्वाद जो है ये टंग में हर जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। अपने ऐसा हम कॉमनली फील नहीं कर पाते हैं, बट ये ट्रू है, इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, और आई कैन से इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन दैट कि जो हमारी टंग है उसके डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टेस्ट हमें फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिया गया इन फ्रंट, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है टंग का, उसमें स्वीट टेस्ट आता है। एट द बैक बिटर टेस्ट आता है। जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा उसमें हमें कड़वा लगता है, और सबसे आगे हमें मीठा लगता है। ऑन द लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट साइड है हमारी टीथ का, हमारे टंग का लेफ़्ट साइड मीन्स सबका लेफ़्ट साइड, तो इनर साइड पर सोर होता है, यानी कि खट्टा आता है, और आउटर साइड पर सॉल्टी फील होता है। लेफ़्ट साइड पर इनर साइड सोर एंड आउटर साइड सॉल्टी। सेम विद द ऑन राइट साइड, जो राइट साइड है हमारा टंग का सीधा हाथ की तरफ जो है, उसके इनर साइड पर सोर और आउटर साइड पर सॉल्टी आता है। तो ये हमारे 4 एरियाज़ होते हैं बेसिकली टंग के, जहाँ पर हमें टेस्ट फील होता है। इन फ्रंट स्वीट, एट बैक बिटर, on the left side of tongue, inner side sour, outer side salty. On the right side of tongue, it is inner side sour and outer side salty. वो वही है कि आगे मीठा, पीछे कड़वा, उल्टे हाथ की तरफ पीछे की तरफ खट्टा, आगे की तरफ नमकीन, सीधे हाथ की तरफ पीछे की तरफ खट्टा और आगे की तरफ नमकीन। tongue has tiny बम्प्स ऑन द फेस सरफेस। जो टंग होती है उस पर छोटे छोटे बबल्स से बने होते हैं, और वही बबल्स जो होते हैं वही टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। जो ग्लूकोज होता है वो आपको भी पता है कि उसका जो ड्रिप है, यानी कि जो हम उसको कहते हैं हमने चढ़वाई है इंजेक्शन के थ्रू, वो हमें बहुत जल्दी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत देती है, जबकि विदाउट उसे खाने, मतलब हम खाना नहीं भी खाते हैं तो भी अगर हम इंजेक्शन से ग्लूकोज ड्रिप लगवाते हैं तो हमें क्विकली एनर्जी मिल जाती है। अब वो एनर्जी हमें क्यों मिल जाती है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि ग्लूकोज जो होती है वो 1 काइंड ऑफ शुगर होती है। वो शर्करा होती है, यानी कि एक तरीके की शुगर है, और ये नेचुरल शुगर हमारे जो एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली शुगर है उसमें ये मोनो सेक्राइट शुगर होती है, जो कि बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है और एनर्जी हमें शुगर देती है। जब मोनोसेक्राइड शुगर होती है, शुगर 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो जो मोनोसेक्राइड शुगर है वो ग्लूकोज उसका एक एग्जांपल है। ये बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है, घुल जाती है और हमें बहुत जल्दी एनर्जी देती है। अब एक स्टोरी दी गई है इस चैप्टर में, जो स्टोरी हमें बताई गई है बेसिकली उसका नाम दिया गया स्टमक विद द विंडो। एक पेट खिड़की वाला या खिड़की वाला पेट, जिसके पेट में खिड़की है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मार्टिन, अ सोल्जर। ही वॉज शॉट एंड गॉट सीरियसली हर्ट। ये जो कहानी है वो एक मार्टिन के बारे में, मतलब एक इंसान जिसका नाम मार्टिन है, जो कि एक सिपाही था। वो उसे गोली लगती है और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, हर्ट हो जाता है, मतलब उसको बहुत चोट लगती है।
मिस्टर बीमोंट वॉज ट्रीटेड हिम, जो मिस्टर बीमोंट होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर बीमोंट मतलब उसके डॉक्टर होते हैं। आफ्टर 1.5 years all wound of Martin had healed except a big hole in his stomach. 1.5 साल के बाद एक 1.5 साल के बाद जो मार्टिन उसके सारे घाव भर जाते हैं, सिर्फ एक घाव रह जाता है, वो होता है उसके पेट में बहुत बड़ा एक होल हो जाता है, छेद हो जाता है। द होल वॉज sorry, here should be without H. Without this H. The hole was covered with the loop flap of skin. जो उसका होल होता है यानी कि जो छेद होता है वो एक जैसे कैप टाइप के स्किन से कवर हो जाता है। मिस्टर बुमेंट स्टडीज़ ऑन हिज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मिस्टर बुमेंट होते हैं वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसके थ्रू स्टडी करते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं उस होल के थ्रू कि खाना कैसे अंदर जाता है, उसका क्या होता है क्या नहीं होता है। ही टुक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम हिज स्टमक एंड पुट फूड इन आइटम्स इन इट एंड कैलकुलेट द डाइजेशन टाइम। जो मिस्टर डॉक्टर बीमोंट हैं वो उसके फूड से, उसके स्टमक से डाइजेस्टिव फूड निकाल लेते हैं। डाइजेशन में बहुत सारे जो जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं। पेनक्रियाट जूस होता है और भी बहुत सारे हैं, तो वो एक जूस उसमें से मतलब वो जूस निकाल लेते हैं और उसमें फूड रखते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि डाइजेशन टाइम क्या होता है। तो वो कुछ एक टेबल दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे अनबॉइल्ड मिल्क, ये है नंबर ऑफ आइटम्स एंड दिस इज़ नंबर ऑफ आइटम एंड द टाइम टेकन फॉर डाइजेशन। तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से दिया गया है जो कि हम अभी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, if Mr. Bument if Martin took unboiled milk, तो in stomach और in the glass with the digestive जूस, यानी कि वो स्टमक के अंदर और जो उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाला उसमें स्टडी करते हैं कि दोनों में खाना अगर एक ही तरीके से रखा जाता है तो किस में जल्दी डाइजेस्ट होता है और किस में देर में। तो उन्हें पता चलता है कि अगर वो अनबॉइल्ड मिल्क लेता है तो इन स्टमक 2 hours 15 मिनट में जो मिल्क है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो ग्लास में डाइजेस्टिव जूस लिया गया उसमें वो 4 hours and 45 minutes में डाइजेस्ट होता है। सेकेंड, बॉइल्ड मिल्क 2 hours में इन स्टमक डाइजेस्ट हो जाता है। हेयर इट टुक्स 4 hours and 15 minutes इन द ग्लास। फुल बॉइल्ड एग मतलब पूरा उबला हुआ अंडा 3 hours 30 minutes लेता है स्टमक में डाइजेस्ट होने में, और उस जूस जो ग्लास में जूस निकाला गया उसमें 8 hours लेता है। हाफ बॉइल्ड एग स्टमक में 3 hours लेता है और जो आपका ग्लास में जूस था उसमें 8 hours 30 minutes लेता है। रॉ एग बीटन 2 hours लेता है और इन स्टमक आफ्टर दैट 4 hours 15 minutes लेता है जो डाइजेस्टिव जूस ग्लास में रखा है उसमें। और रॉ एग यानी कच्चा अंडा पूरी तरीके से वो 1 hour 30 minutes लेता है और इन स्टमक एंड 4 hours लेता है वो ग्लास वाले डाइजेस्टिव जूस में। तो इन सिंपल इससे कैलकुलेशन निकलती है कि हमारे स्टमक में जो डाइजेशन स्पीड है इट्स फास्टर देन इन अ ग्लास ऑफ डाइजेस्टिव जूस, यानी कि हमारा पेट जल्दी खाना पचाता है इस कंपैरेटिवली जो बाहर हमने डाइजेस्टिव जूस रखा था। सो यहाँ पर कुछ और भी फाइंड किया गया था। ही फाउंड दैट फूड्स डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पेट में खाना जल्दी पचता है एज कम्पेयर टू बाहर। आर स्टमक चंस द फूड टू डाइजेस्ट इट, हमारा जो स्टमक है वो खाने को टुकड़ों में बिल्कुल मतलब क्रश कर देता है, बिल्कुल चूरा सा बना देता है उसका, तब वो डाइजेस्ट होता है। द डॉक्टर saw that the food did not digest properly when Martin was sad. तो डॉक्टर ने ये भी ऑब्जर्व किया कि खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता है स्टमक में तब जब कि मार्टिन उदास होता है। यानी कि इसका एक सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर आप हैप्पी हैं, हेल्दी हैं तो आपका फूड बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, पर अगर आप अपसेट हैं, एंग्री हैं तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता। डॉक्टर बीमोंट took 9 years for calculating experiment.
डॉक्टर बुमेंट को 9 ईयर्स लगे ये सारा कैलकुलेट करने में। प्रॉपर फूड इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। इसके बाद डॉक्टर बिमोंट ने जो ये स्टडी की उन्हें 9 ईयर्स लगे ये पूरा कंक्लूज़न निकालने में, बट उसके बाद बहुत सारे अदर जो फिजिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने और फास्टर कैलकुलेशन की और भी बहुत सारी स्टडीज़ कंक्लूड की। बट बिकॉज ये बिगनिंग थी और इस टाइम पे इतनी ही टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, बट उन्होंने इतना फिर भी रिकॉग्नाइज़ करा दिया, इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टमक में खाना फास्टर डाइजेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। फूड चंक्स बिल्कुल चर्न बनाया जाता है, उसका चूरमा बनाया जाता है, और अगर आप हैप्पी हैं तो आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा, और अगर आप सैड हैं तो वो टाइम लेगा। उसके बाद है आपका प्रॉपर फूड इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई थी जो कि एक बच्चे की थी, वो खाना नहीं खा पा रही थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसको ड्रिप लगी, ड्रिप लगने के बाद उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। तो उसके बाद एक और स्टोरी दी गई थी जिसमें 2 बच्चे दिखाए गए थे, जो कि एक ओवर ईटिंग था और एक अंडर ईटिंग था, उन्हें प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर फूड का। प्रॉपर फूड इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी कि जो प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, जो हेल्दी फूड, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, वो हर बच्चे का अधिकार है। इट इंक्लूड्स ऑल इम्पॉर्टेंट फूड, इसमें सारे फूड इंक्लूड होने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि प्रॉपर फूड क्या होता है, हम किसे कहते हैं। प्रॉपर फूड मीन्स द फूड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर फूड या बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं वो होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर, कंप्लीट और बैलेंस्ड रेशो में होते हैं। इट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। इट ऑल्सो कंटेन ऑल द मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपरली। जो एक बैलेंस डाइट है या संपूर्ण भोजन है, उसमें सारे जो पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में और निश्चित मात्रा में होने चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट को हिंदी में बसा कहते हैं, बसा होना चाहिए, खनिज होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो सभी एक निश्चित और प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। इसमें एक और स्टोरी दी गई थी जो कि है, देयर वॉज अ स्टोरी ऑफ गोमती, 30 years ओल्ड लेडी। शी लिव्ड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। यहाँ पर एक और स्टोरी दी गई थी जो कि गोमती की है। उसमें वो बहुत पुअर किसान बनी है, यानी कि पुअर फार्मर है। वो राइस ग्रो करते हैं, बट उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए अच्छे से सर्वाइवल कर सके, अपने लिए खाना दे सकें। तो वही बताया गया कि जो गोमती है वो 30 years ओल्ड लेडी है और वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहती है, जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। शी वर्क्स ऑन राइस फार्म, वो जो चावल के खेत हैं, धान के खेत हैं, उनमें काम करती है। शी वॉज़ वेरी पुअर, वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है। और एक फैक्ट बताया गया था, मोस्ट राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे इंडिया में है उसमें सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में, उसमें ही चावल उगाए जाते हैं। तो इन्हीं पुअर जो स्टोरी दी गई थी, इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, प्रॉपर फूड का, कि हमारे यहाँ पर इतना जो ग्रोइंग ऑफ राइस है बट फिर भी वो पुअर है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट गोमती। यहाँ पर 2-3 स्टोरीज़ थी जो कि मैंने आपको ब्रीफ में बताई हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ ये कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपको इसमें बताए गए हैं। और अगर आपके पास क्लास 5 की EVS की बुक है तो यू हैव टू रीड इट, यू मस्ट रीड इट, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, मैं कहाँ पर भी गलती कर रही हूँ या और बेटर क्या कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स से होगा, जो लेसन नंबर 4 और 5 और मूव ऑन होंगे। सो thank you so much. So keep studying and stay healthy. Thank you.